दोस्तों, आज से आप सुनेंगे वेद प्रकाश शर्मा के लिखे उपन्यास मदारी को। ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जिसे अपनों के प्यार, विश्वास, सहानुभूति की बहुत ही सख्त जरूरत थी, लेकिन मिला उसे धोखा, घृणा, अविश्वास और तिरस्कार। क्राइम और सस्पेंस से भरी ये कहानी शुरू होती है कातिल हो तो ऐसा से, और इसका दूसरा भाग है शाकाहारी खंजर। और उस सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए इसका थर्ड और आखिरी भाग है मदारी। अगर आपने कातिल हो तो ऐसा और शाकाहारी खंजर नहीं पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज मदारी के इस पहले भाग में मैं आपको उन दोनों उपन्यास की कहानी सुनाऊंगी जिससे कि आप इस कहानी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं ये कहानी। कातिल हो तो ऐसा से शुरू होने वाली इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम आर.के. राजदान था, एक युवा बिजनेसमैन। उसके छोटे भाई का नाम देवांश था। राजदान आज अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा के बूते पर राजदान एसोसिएट्स नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक था। देवांश से वो बेइंतहा प्यार करता था। राजदान की पत्नी का नाम था दिव्या। देवांश अगर राजदान की आंखों का तारा था तो दिव्या थी उन आंखों की ज्योति। देवर भाभी के रूप में देवांश और दिव्या भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। बात शुरू होती है तब से जब आर.के. राजदान करीब 20 दिन बाद कनाडा से भारत लौट रहा था। दिव्या और देवांश राजदान एसोसिएट्स के चुनिंदा स्टाफ के साथ उसे रिसीव करने आए थे। वो सब विजिटर्स लॉबी में थे, जबकि एयरपोर्ट के बाहर कार पार्किंग में खिल रहा था एक गुल। राजदान के ड्राइवर का नाम केशोराज बंदूक वाला था। उस वक्त अपने मालिक की सिल्वर कलर की चमचमाती मर्सिडीज पर कूल्हा टिकाए सिगरेट में कश लगा रहा था, जब एक अत्यंत खूबसूरत और सेक्सी लड़की ने अपने एक अन्य साथी के साथ केशोराज बंदूक वाला को बेवकूफ बनाकर उस गाड़ी में टाइम बम फिट कर दिया, जिसमें बैठकर राजदान को एयरपोर्ट से घर जाना था। उधर दिव्या, देवांश और राजदान एसोसिएट्स के स्टाफ ने गर्मजोशी के साथ राजदान का स्वागत किया, मगर राजदान जाने क्यों उदास उदास और कुछ हद तक टूटा हुआ लग रहा था। दिव्या और देवांश ने कारण जानना चाहा। राजदान ने कुछ बताया नहीं, बल्कि खुद को सामान्य दर्शाने की नाकाम कोशिश करने लगा। अंततः वो एयरपोर्ट से बाहर निकले, पार्किंग में पहुंचे। देवांश ने सिल्वर कलर की उस मर्सिडीज की ड्राइविंग सीट संभाली जिसमें टाइम बॉम्ब फिट किया गया था, और राजदान दिव्या के साथ पिछली सीट पर बैठा। बाकी लोग देवांश की जेन और स्टाफ कार में थे। काफिला राजदान विला की तरफ चल दिया। रास्ते में राजदान ने दिव्या और देवांश से बबलू के बारे में पूछा। बबलू एक गरीब लड़का था, उम्र करीब 16 साल। उसके पिता टीचर थे। वो राजदान विला के ठीक सामने वाले सड़क के उस पार बनी 3 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में रहता था। जाने कैसे राजदान का बबलू में और बबलू का राजदान में प्यार बढ़ गया था। बबलू के प्रति राजदान की ये चाहत दिव्या और देवांश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके बारे में राजदान से बातें तक करना नहीं चाहते थे वो। अतः टॉपिक चेंज करने की गरज से कार ड्राइव करते देवांश ने राजदान से उसकी मायूसी और उखड़ेपन का कारण पूछा। जवाब में राजदान भड़क उठा, जबकि यूं भड़क उठना उसके स्वभाव में नहीं था। इससे दिव्या और देवांश को पूरा यकीन हो गया, राजदान कनाडा से कोई बड़ी उलझन दिमाग में लेकर आया है। दोनों उस उलझन को जानने के लिए बेचैन हो उठे। बहरहाल प्यार तो वो भी राजदान को बेइंतहा करते थे, परंतु तत्कालीन माहौल में कुछ पूछने की हिम्मत न जुटा सके। कार में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया था, और शायद इस सन्नाटे के कारण ही टिक 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 की आवाज देवांश के कान खड़े कर सकी। टिक टिक की उसी आवाज का पीछा करते वो मर्सिडीज में छुपे टाइम बॉम्ब तक पहुंच गए और उसे उठाकर गाड़ी से बाहर फेंका ही था कि वो फट गया। अर्थात मरते मरते बचे थे दिव्या, देवांश और राजदान। यहां इंट्रोड्यूस होता है इंस्पेक्टर ठकरियाल, अदरक की गांठ जैसे शरीर का मालिक।
बेहद काइयां और मुंह फट पुलिसिया जो दिमाग में आए उसे फट से कह देने में जरा भी नहीं हिचकता। घटना स्थल पर पहुंचते ही उसने केशवराज बंदूक वाला को भी तलब कर लिया। उसके मुंह से पार्किंग में घटी घटना की डिटेल सुनी। वो फौरन समझ गया कि बंदूक वाला को उलझाने की घटना मर्सिडीज में बम रखने के लिए ही की गई थी। परंतु सबसे बड़ा सवाल था, ये सब किया किसने? कौन था उनके खात्मे का तलबगार? क्यों मार डालना चाहता था उन्हें? राजदान बबलू के फ्लैट में जाकर उससे मिला। बबलू को बुखार था। इसके बावजूद वो राजदान को रिसीव करने एयरपोर्ट जाना चाहता था, परंतु उसके माता पिता ने नहीं जाने दिया। यहाँ जब एकांत में राजदान और बबलू की बातें हुई तो पता लगा बबलू का इश्क उसके स्कूल में पढ़ने वाली एक हमउम्र लड़की से चल रहा है। राजदान से वो उसी लड़की के बारे में घुट घुट कर बातें करता है। बड़ा ही मासूम प्यार था बबलू और उस लड़की के बीच। राजदान की कोशिश थी उस प्यार को मासूम ही बनाए रखना। दरअसल वो बच्चों को बहकने नहीं देना चाहता था। उधर विला में दिव्या और देवांश कुढ़ रहे थे। कुढ़न का कारण था राजदान का बबलू के पास से अब तक न लौटना। उनका ख्याल था बबलू के माँ बाप ने अपने बेटे को जानबूझकर राजदान के पीछे लगा रखा है ताकि वक्त आने पर किसी बहाने से नवाब पत्ता झटक सकें। उस रात दिव्या ने खुद को विशेष रूप से सजाया संवारा। वो सभी लटके झटके इस्तेमाल किए जो एक पत्नी अपने पति को लुभाने के लिए कर सकती थी। मगर राजदान विला के पिछले हिस्से में बने किचन लॉन की रोशनियों में खोया रहा। ये किचन लॉन खुद राजदान ही ने बनवाया था, अपने और दिव्या के लिए। 2000 गज में फैले उस लॉन में कृत्रिम पहाड़ और झरने थे, पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं, और थे ऊंचे ऊंचे फव्वारे। रात के वक्त जब वो रोशनियों में जगमगाता तो परिस्तान जैसा लगता था। राजदान जब उसके किसी भी लटके झटके का शिकार नहीं हुआ तो दिव्या हैरान रह गई और बोली, आखिर बात क्या है राज? दिमाग में ऐसी क्या प्रॉब्लम लेकर आए हो कनाडा से जो तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ नहीं लगने दे रही? मुझे बताओ राज, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में जानने की हकदार। और तब राजदान बुरी तरह उत्तेजित हो उठा। जेब से एक कागज निकालकर उसकी तरफ फेंकता हुआ चीखा, जानना चाहती हो तो लो, देखो इसे, ये है मेरी प्रॉब्लम। कागज को पढ़ते ही दिव्या के हलक से चीख निकल गई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब राजदान ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, ऐसा हो चुका है। दिव्या राजदान की तरफ इस तरह देखती रह गई थी जैसे अपने पति की तरफ नहीं, बल्कि चिड़ियाघर से भाग कर आए संसार के किसी विचित्र प्राणी की तरफ देख रही हो। अगले दिन इंस्पेक्टर ठकरियाल ने सुबह सुबह राजदान, देवांश और दिव्या को बंदूक वाला सहित थाने में तलब किया। कारण था कम्मो और बुग्गा की गिरफ्तारी। बंदूक वाला ने पुष्टि की, ये दोनों वही हैं जिन्होंने गाड़ी में टाइम बम रखा था। ठकरियाल ने काफी तत्परता के साथ उन दोनों को खोज निकाला था। उन्हें सामने देखते ही देवांश मारे गुस्से के मानो पागल हो उठा। वो ये जानना चाहता था उन्होंने उसे मारने की कोशिश क्यों की। पता लगा ये काम कम्मो और बुग्गा को मुनासिब फीस के साथ एक ऐसे नकाबपोश ने सौंपा था जो थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। कम्मो बुग्गा नकाबपोश के बारे में इससे ज्यादा जानकारी न दे सके। देवांश को शक था कि वो झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने खुद खोजबीन करने का फैसला किया। हालांकि राजदान ऐसा नहीं चाहता था, परंतु देवांश पर हमलावर तक पहुंचने का जुनून सवार था। उसके बाद देवांश नजर आता है एक 5 स्टार होटल के शानदार स्वीट में। वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, साकी है, एक सांवली परंतु तीखे नाक नक्श वाली बेहद आकर्षक और सेक्सी लड़की। देवांश उसे विनीता कह रहा है। उनकी बातचीत से स्पष्ट होता है कि लंगड़ा नकाबपोश बनकर देवांश ने ही कम्मो और बुग्गा से सौदा किया था। वो टाइम बॉम्ब दिया था जो बाद में उन्होंने मर्सिडीज में रखा। फिर देवांश खुद भी उसी मर्सिडीज में क्यों बैठा? क्यों बम को फटने के ऐन पहले उसने गाड़ी से बाहर फेंक दिया? इन सवालों के जवाब भी देवांश
और विनीता की बातचीत से ही मिलते हैं। दरअसल उनका उद्देश्य राजदान और दिव्या को दुनिया से उठा देना था, ताकि उनके बाद सारी जायदाद देवांश की हो जाए। परंतु मर्सिडीज में टाइम बम किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बल्कि ठीक वही ड्रामा प्लांट करने के लिए रखा गया था जो किया गया। और ये उपज थी देवांश के दिमाग की। वो जानता था राजदान और दिव्या के मरते ही पुलिस का सीधा शक उसी पर होगा, क्योंकि उनके बाद जायदाद का वारिस वही है। ड्रामा रचा ही इसीलिए गया था ताकि बाद में, तब जबकि किसी अन्य तरीके से वास्तव में राजदान और दिव्या का मर्डर हो, तो देवांश इन तर्कों के साथ खुद को शक के दायरे से दूर रख सके कि अगर उनकी हत्याओं के पीछे वो होता तो खुद उस गाड़ी में बैठता ही क्यों जिसमें बॉम्ब था। अर्थात गाड़ी में टाइम बम वाली घटना को देवांश ने केवल अपनी एलिबी तैयार करने के लिए अंजाम दिया था। असल मर्डर तो अब, यानी आगे, किसी और तरीके से होना था। अब जरूरत थी एक योजना की। इस काम में उनकी मदद विष कन्या नामक एक किताब ने की। किताब में एक ऐसी विष कन्या का जिक्र था जिसने अपने उरोजों के निप्पल पर घातक जहर का लेप करके एक विलासी राजा को मार डाला था। देवांश ने किताब में तरकीब पढ़ने के बाद कहा, तरकीब तो वाकई लाजवाब है, मगर भैया पर कारगर नहीं होगी। वो विलासी नहीं है, भाभी के अलावा किसी की तरफ देख तक नहीं सकते। तब विनीता ने कहा, जहर दिव्या के ही निप्पल पर लगाया जाएगा। ये काम तुम्हें इस तरह करना होगा कि खुद दिव्या भी न जान सके कि तुम कब उसके निप्पल पर जहर लगा गए। इस तरह विनीता उसे समझाने लगी कि किस तरह राजदान की हत्या करके न केवल दिव्या को उसमें फंसाया जा सकता है, बल्कि ये भी साबित किया जा सकता है कि राजदान एसोसिएट्स का समरपाल नामक चीफ अकाउंटेंट उसका आशिक है, और ये काम उसने उसी के साथ मिलकर किया है। विनीता उस वक्त देवांश को अपने शबाब के सागर में डुबोने का प्रयत्न कर रही थी जब अचानक इंस्पेक्टर ठकरियाल वहां पहुंच गया। उसे वहां देखकर जहां विनीता और देवांश के होश फाख्ता हो गए, वहीं ठकरियाल के तो उन लोगों की जुगलबंदी मानो हलक में अटक कर रह गई। उसने देवांश को थाने में ले जाकर एकांत में समझाया भी। कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं, विनीता का असली नाम विचित्रा है। वो एक तवायफ की बेटी है। अगर तुम उसके मोहपाश में पड़े रहे तो निश्चित रूप से किसी बखेड़े में फंस जाओगे, मगर सिर पर जब इश्क का भूत सवार हो तो मरीज की समझ में कुछ नहीं आता। देवांश घर पहुंचा। उस वक्त वहां बबलू और भट्टाचार्य भी थे। भट्टाचार्य राजदान के बचपन का दोस्त भी था और डॉक्टर भी। राजदान को हल्का सा बुखार था। कुछ देर बाद वो दवा के असर से सो गया। भट्टाचार्य और बबलू अपने अपने घर चले गए और देवांश अपने कमरे में। नींद नहीं आ रही थी उसे। दिमाग में लगातार वो प्लान घूम रहा था जिसके तहत दिव्या के निप्पल्स पर जहर लगाना था। हालात का जायजा लेने रात के करीब 2 बजे चोरों की मानिंद दबे पांव कमरे से निकला। की होल के जरिए राजदान के कमरे में झांका और दिव्या को बेड से गायब पाकर हैरान रह गया। राजदान वहां अकेला सोया पड़ा था। देवांश के दिमाग में सवाल कौंधा कि रात के इस वक्त अपने पति को यूं सोता छोड़कर दिव्या आखिर गई कहाँ है। वो दिव्या को खोजता किचन लॉन में पहुंचा और ठंडे पानी के झरने के नीचे नहा रही दिव्या को देखा तो उसके होश उड़ गए। बहके हुए युवा देवांश का जी तो जाने क्या क्या चाहा, परंतु अपनी भावनाएं खुलकर दिव्या के समक्ष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा सका था, इसलिए चुपचाप वहां से खिसक लिया। उस घटना के बाद दिव्या के प्रति देवांश का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। अगले दिन, तब जबकि राजदान ऑफिस जा चुका था, दिव्या शॉपिंग के लिए बाजार गई थी। देवांश उनके कमरे में पहुंचा। उसे दिव्या के उस खास पेन की तलाश थी जो सोने का बना था, जिस पर डायमंड्स जड़े थे। लाखों की कीमत का वो पेन दिव्या को राजदान ने भेंट किया था। देवांश और विचित्रा का प्लान था उस खास पेन से विष कन्या नामक किताब की उन पंक्तियों को अंडरलाइन करना जिनमें हत्या का वो विवरण था जिस तरीके से
राजदान की हत्या होनी थी। उनके प्लान के मुताबिक वो किताब हत्या के बाद समरपाल के घर से बरामद होनी थी, जिससे ये साबित हो जाता कि समरपाल दिव्या का आशिक है और उन दोनों ने मिलकर किताब में लिखे गए प्लान के मुताबिक राजदान की यह लीला समाप्त की है। देवांश ने दिव्या का पेन तलाश किया, खास पंक्तियां अंडरलाइन की और किताब को समरपाल के घर में छुपा भी आया। अब बाकी था जहर दिव्या के निपल्स पर पहुंचाना, वो जहर जो उसने एक सपेरे से हासिल किया था। रात 9 बजे के आसपास दिव्या को नहाने की आदत थी। देवांश दिन ही में बाथरूम की उस खिड़की की चटकनी अंदर की तरफ से गिरा आया जो फ्रंट लॉन की तरफ खुलती थी। अपने प्लान के मुताबिक उसी खिड़की के जरिए वो 8:45 बजे बाथरूम में दाखिल हुआ तथा ड्रेसिंग में उस अलमारी के अंदर छुपकर खड़ा हो गया जिसमें राजदान के कपड़े थे। दिव्या ड्रेसिंग में आई, अपनी अलमारी से वो कपड़े निकालकर ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर रखे जो नहाने के बाद उसे पहनने थे। उन्हें निकालने के बाद नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। देवांश छुपे स्थान से निकला, जहर की बूंदें ब्रा की कटोरियों पर ठीक वहां टपकाई जहां पहनी जाने के बाद दिव्या के निप्पल्स को होना था। तो ये था देवांश और विचित्रा का प्लान। इस ढंग से जहर पहुंचाया गया दिव्या के निपल्स पर। काम इतना आसान था कि बगैर किसी विघ्न बाधा करने के बाद वो पुनः अलमारी में आ छुपा। अब बस उसे करना ये था कि जैसे ही स्नान के बाद दिव्या ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर रखे कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर जाए, वो भी जिस खामोशी के साथ खिड़की के जरिए अंदर आया है उसी खामोशी के साथ बाहर चला जाए। परंतु हमेशा वो होता कहाँ है जैसा आदमी ने सोचा होता है। जाने कैसे दिव्या को उसकी वहां मौजूदगी का एहसास हो गया, और एहसास ही क्यों, दिव्या ने रंगे हाथ पकड़ ही जो लिया था देवांश को। जहां दिव्या उसे वहां देखकर हतप्रभ रह गई, वहीं देवांश के तो मानो होश ही उड़ गए। दिव्या के कदमों में गिर पड़ा, वो रो पड़ा, गिड़गिड़ाया, गलती हो गई मुझसे, मेरी इस हरकत का जिक्र भैया से मत करना भाभी। दिव्या इस कदर हैरान थी कि काफी देर तक तो कुछ समझ ही न सकी। होश आया तो उसने गुर्रा कर देवांश को चुपचाप उसी रास्ते से चले जाने के लिए कहा जिससे आया था, और देवांश यूं भागा जैसे शेर के पंजे से हिरन निकलकर भागा हो। बौखलाया हुआ उस वक्त वो शहर की सुनसान पड़ी सड़कों पर कार दौड़ाए फिर रहा था, जब दिमाग ने कहा इन हालात में अगर राजदान दिव्या के निप्पल चुसक कर मर गया तो दुनिया की कोई ताकत उसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकेगी। कल जब राजदान की लाश के नजदीक खड़ा ठकरियाल ये घोषणा करेगा, ये हत्या दिव्या के निपल्स पर लगे जहर से हुई है, तो दिव्या, वो दिव्या जो इस वक्त ये समझ रही होगी कि देवांश ड्रेसिंग में नीयत खराब होने की वजह से था, वो समझ जाएगी कि उसकी वहां मौजूदगी का असल कारण नीयत खराब होना नहीं बल्कि ये था, ये कि उसी ने जहर वहां पहुंचाया होगा। जब वो ये बयान ठकरियाल को देगी तो ठकरियाल को उसे हथकड़ी पहनाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। बचने का एक ही रास्ता था, ये कि वो किसी भी तरह आज की रात दिव्या और राजदान को हम बिस्तर होने से रोके। ये सोचकर वो कांप उठा कि वर्तमान हालात में दिव्या की नजरों का सामना कैसे कर सकेगा, परंतु जान बचानी थी तो सामना तो करना ही था। सो घर पहुंचा। वहां एक ऐसी मुसीबत सामने आई जिसकी वो स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वो मुसीबत थी राजदान को उसके और विचित्रा के संबंधों का पता लग जाना। उन संबंधों के बारे में राजदान को देवांश के मोबाइल के बिल से पता लगा था। देवांश के होश उड़ गए और उस वक्त तो उसके पैरों तले से मानो धरती ही खिसक गई जब पता लगा कि वो विचित्रा और उसकी वेश्या मां शांतिबाई के षड्यंत्र का शिकार है। उनका उद्देश्य है राजदान की दौलत हड़प जाना। देवांश की आंखें तो खुल गईं, मगर राजदान का संभावित कत्ल अब भी नंगी तलवार की तरह उसकी गर्दन पर लटक रहा था, क्योंकि दिव्या वही कपड़े पहने हुए थी जो उसने नहाने से पहले ड्रेसिंग टेबल के टॉप पर रखे थे। इसीलिए राजदान से छुपाकर
उसने दिव्या से एकांत में बात करने की इच्छा जाहिर की। वो दिव्या को ये इशारा देकर अपने कमरे में आ गया कि भैया के साथ सोने से पहले उसे उसके कमरे में आना है। और उस वक्त एक नया ही गुल खिला जब दिव्या उसके कमरे में आई। राजदान को नींद की गोली देकर आई थी वो। रात के उस वक्त दिव्या को अपने इतने नजदीक देखकर देवांश का विचलित होना स्वाभाविक था, किंतु अपने मनोभाव व्यक्त करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उस वक्त तो होश ही फाख्ता हो गए उसके, जब दिव्या दौड़कर उससे आ लिपटी। देवांश थर थर कांप रहा था। ये वैसी ही स्थिति थी जैसे आप किसी पेड़ पर लटके पके फल को ललचाई नजरों से देखें और उसी क्षण वो फल खुद टूटकर आपकी गोद में आ गिरे। सब कुछ हो चुकने के बावजूद देवांश विश्वास नहीं कर पा रहा था जो कुछ उसकी आंखें देख रही हैं वो सच है। मगर जो सच था वो सच था। पता लगा राजदान को एड्स है। कनाडा से वो यही बीमारी लेकर आया था। वो उसकी ब्लड रिपोर्ट थी जिसे देखने के बाद उस रात दिव्या के हलक से चीख निकल गई थी। तब से दिव्या निरंतर प्यासी थी। उस प्यासी ने जब देवांश को अपनी तरफ आकर्षित पाया, अपने ड्रेसिंग में देखा, तो स्वाभाविक रूप से वो उससे आ लिपटी। उस हद तक गिर चुके दिव्या और देवांश को पतन की गर्त में गिरने से भला अब कौन रोक सकता था। उधर बुग्गा और कम्मों के मुताबिक उन्हें सुपारी देने वाला नकाबपोश लंगड़ा कर चलता था। समरपाल की चाल में लंगड़ाहट देखकर इंस्पेक्टर ठकरियाल की तवज्जो उस पर गई। वो उससे मिला। बातचीत के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि नकाबपोश भले ही चाहे जो हो, लेकिन समरपाल नहीं है। वो जो भी है कोई ऐसा शख्स है जो बेगुनाह समरपाल को इस झमेले में फंसाना चाहता है। अतः ठकरियाल ने समरपाल से कहा, तुम्हें किसी की हत्या के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जा रही है। खैरियत चाहते हो तो जैसे ही अपने आसपास कोई असामान्य बात देखो, बगैर समय गंवाए मुझे बता देना। और समरपाल चौकस रहने लगा। चौंका उस वक्त जब अपने बेडरूम से उसे विष कन्या मिली। तुरंत थाने पहुंचकर ठकरियाल से मिला। कहा, ये किताब मेरे बेडरूम में थी, जबकि मैंने इसे कभी नहीं खरीदा। ठकरियाल ने किताब झपटी। उन पंक्तियों तक भी पहुंच गया जिन्हें अंडरलाइन किया गया था। तभी उसकी आंखों के सामने देवांश और विचित्रा की जुगलबंदी चकरा उठी। वो समझ गया, इन्हीं माँ बेटियों के फेर में फंसा देवांश राजदान और दिव्या की हत्या के मिशन पर काम कर रहा है। कोशिश वही समरपाल को फंसाने की जा रही है। किताब बता रही थी राजदान की हत्या विष कन्या के तरीके से ही होगी। ठकरियाल के सम्मुख लगभग सारा किस्सा खुला पड़ा था। केवल ये पता लगाना बाकी था कि विष कन्या कौन बनने वाली थी। ये पता लगाने के लिए वो जा धमका शांतिबाई के कोठे पर। ये वही रात थी जिस रात दिव्या और देवांश पवित्रता की दीवार तोड़कर पतन के गर्त में गिरे थे। विचित्रा और शांतिबाई ने चालाक बनने की कोशिश की, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, परंतु ठकरियाल ताड़ गया कि विष कन्या दिव्या को बनना है। सारी बातें समझ में आते ही उसने विचित्रा और शांतिबाई को गिरफ्तार कर लिया। सुबह ठकरियाल राजदान विला पहुंचा। देवांश की तरफ व्यंग भरी मुस्कान उछाली। दिव्या के लिए उसकी आंखों में सहानुभूति थी। राजदान से कहा, मैं एकांत में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। और एकांत में उस वक्त राजदान के पैरों तले के से धरती खिसक गई जब ठकरियाल ने सबूतों के साथ साबित कर दिया कि कम्मो और बुग्गा के हाथों मर्सिडीज में बम रखवाने वाला नकाबपोश भी देवांश था और धोखे से दिव्या के निपल्स पर जहर पहुंचाकर उसकी हत्या का प्रयास करने वाला भी देवांश है। ठकरियाल को उम्मीद थी जब राजदान को ये हकीकत पता लगेगी तो मारे गुस्से के वो पागल हो उठेगा। मगर उस वक्त इंस्पेक्टर को दंग रह जाना पड़ा जब उसकी सभी आशाओं के विपरीत राजदान ने कहा, देवांश ने जो भी किया या करना चाहता था उसमें उसका नहीं, विचित्रा और शांतिबाई का कसूर है। उनका जहर है ही ऐसा कि इंसान के सिर पर चढ़कर बोलता है। ठकरियाल हैरान रह गया। राजदान जैसा भाई देखना तो दूर, उसकी कल्पनाओं तक से परे था। जब उसने कहा, आपकी हत्या का प्रयास करने के इल्जाम में देवांश को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा मुझे, तब राजदान गिड़गिड़ा उठा। बार बार कहने लगा कि वो ऐसा ना करे। देवांश उसकी आरजुओं का आखिरी चिराग है।
ठकरयाल राजदान की तरफ उन नजरों से देखता रह गया। फिर भी ठकरयाल था तो एक भ्रष्ट पुलिसिया ही। देवांश को बख्शने के उसने 50 लाख मांगे। राजदान तैयार हो गया। साथ ही कहा, तुम देवांश को कभी इल्म तक नहीं होने दोगे कि सब कुछ जानने के बाद तुम मुझे बता चुके हो और मैंने उसे बचाने के लिए रकम दी है। तब ठकरयाल ने कहा, विचित्रा और शांतिबाई के जरिए उसे हकीकत पता लग सकती है। राजदान ने ठकरयाल को 25 लाख और दिए। ये रकम विचित्रा और शांतिबाई को ठिकाने लगाने के लिए दी गई थी और ठकरयाल जब उन्हें ठिकाने लगाने के लिए समुद्र के बीच ले गया तो एक बार को खुद उसी की जान के लाले पड़ गए। हालात ऐसे बने कि विचित्रा और शांतिबाई की लाश न देख सका। खुद ही को बड़ी मुश्किल से बचाकर वो निकला था। फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि वो दोनों समुद्र में मर खप गई होंगी। राजदान ने बिस्तर पकड़ लिया। छुपाने की लाख चेष्टाओं के बावजूद उसे एड्स होने का राज ठकरयाल और भट्टाचार्य को भी पता लग गया। नहीं मालूम था तो सिर्फ बबलू को। वो दिन रात राजदान की सेवा में लगा रहता। दूसरी तरफ दिव्या और देवांश एक बार अवैध संबंधों की सड़ान भरी दलदल में क्या गिरे कि उसी में लथपथ होकर रह गए। राजदान के खर्चीले इलाज में जमा पूंजी यूं उड़ रही थी जैसे खुले में रखा पेट्रोल उड़ा करता है। व्यापार में मंदा था। सब कुछ चौपट होता जा रहा था। जिन फाइनेंसर ने राजदान एसोसिएट्स में पैसा लगा रखा था उनका ब्याज तक नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए मूल की मांग करने लगे थे। 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में दिव्या और देवांश इस कदर आर्थिक क्राइसिस का शिकार हो चुके थे कि उनका बस चलता तो जाने कब का राजदान का चल रहा महंगा इलाज बंद करा देते। इस मामले में उनकी नहीं चल रही थी तो केवल भट्टाचार्य के कारण। उसके रहते वो राजदान का इलाज बंद नहीं करा सकते थे, जबकि खुद राजदान नहीं चाहता था उसके इलाज के नाम पर इतना मोटा खर्चा हो। वो खूब समझता था उसके कारण दिव्या और देवांश आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं। ऐसा वो नहीं चाहता था। वो तो सपने में भी उन दोनों में से किसी को कष्ट में नहीं देख सकता था। काश वो जानता होता कि दिव्या और देवांश अब वो दिव्या और देवांश नहीं रह गए हैं जो उसके इस अंधे प्यार के हकदार थे। अब तो वो दिव्या और देवांश हैं जो उतनी ही शिद्दत से उसकी मौत की कामना किया करते हैं जितनी शिद्दत से एक बीमार बच्चे की माँ ईश्वर से उसके ठीक हो जाने की कामना करती है। नई नई बीमारियां लग गई थी राजदान को, ऐसी ऐसी कि दिव्या देवांश को लगता कहीं उनके जम्स उनमें भी न समा जाएं। उसके नजदीक जाने से भी बचते थे वो दोनों। ऐसा महसूस भी कर लिया था राजदान ने। अंदर ही अंदर चोट सी लगी थी उसे, मगर प्यार तो वो उनसे बेइंतहा करता ही था। खुद चाहता था कि उन्हें उससे कोई बीमारी न लग जाए। दिव्या से खुद ही कहा था उसने, तुम मेरे पास इस कमरे में नहीं बल्कि बगल वाले कमरे में सोया करो। क्या मालूम था राजदान को कि दिव्या को उसकी मन मांगी मुराद मिल रही है। अकेला बबलू था जो बार बार खुद राजदान के मना करने के बावजूद न केवल उसके पास आता था बल्कि खूब सेवा भी किया करता था। दोनों के बीच उस लड़की के बारे में भी बातें होती जिससे बबलू प्यार करता था। स्वीटी था उसका नाम। राजदान के कहने पर एक बार बबलू उसे मिलाने के लिए भी लाया। सचमुच बड़ी स्वीट थी वो, स्वीटी जो नाम था उसका। और जब उसने राजदान के लिए लंबी उम्र की दुआएं की तो राजदान की आंखें भर आईं। और वो जिनके लिए राजदान ने अपनी जिंदगी गला दी थी वो दुआ कर रहे थे वो घड़ी में मरता हो तो चौथाई में मर जाए। उनकी तो अब टेंशन ही राजदान के जिए चले जाने में थी। एक रात दिव्या ने देवांश से कहा, अगर वो 30 अगस्त से पहले नहीं मरा, उसके बाद एक दिन के लिए भी जिया तो हमारे उद्धार का जो एकमात्र रास्ता है वो भी बंद हो जाएगा। देवांश चौंका। इस बात का मतलब पूछा तब दिव्या ने उसे एक बीमा पॉलिसी दिखाई। 5 करोड़ का बीमा था राजदान का। नॉमिनी थी दिव्या। 30 अगस्त को प्रीमियम की अगली किश्त ड्यू थी। किश्त इतनी मोटी थी कि अपनी वर्तमान अवस्था में चाहकर भी जमा नहीं करा सकते थे। उस अवस्था में पॉलिसी लैप्स हो जानी थी, अर्थात यदि राजदान 30 अगस्त के बाद मरा तो फूटी कौड़ी नहीं मिलनी थी LIC से। इसीलिए ज्यों-त्यों 30 अगस्त नजदीक आता जा रहा था उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगा राजदान का जो इलाज चल रहा है उसे फौरन बंद कर देना चाहिए।
ताकि उसके 30 अगस्त से पहले मरने के चांसेस बढ़ जाएं। मगर वो फैसला नहीं कर पा रहे थे भट्टाचार्य के रहते ऐसा कैसे होगा। उधर राजदान भी अपनी मौत के लिए उतना ही बल्कि उनसे भी कहीं ज्यादा व्याकुल था। एक दिन उसने एकांत में भट्टाचार्य को पकड़ लिया और बोला, देख दोस्त, मैं दिव्या और देवांश की वर्तमान आर्थिक हालत के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। इलाज बंद कर दे यार मेरा, मरने दे मुझे। एक आध दिन पहले मरूं या बाद में क्या फर्क पड़ता है मुझ पर, परंतु मेरी दिव्या और देवांश के भविष्य पर जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा। राजदान की विडंबना तथा दिव्या और देवांश के प्रति उसका प्यार देखकर भट्टाचार्य फपक फपक कर रो पड़ा था। एक हद तक राजदान को ठीक ही मानता था वो, परंतु डॉक्टर होने के नाते भला कैसे दवाएं बंद करके उसे मरने के लिए छोड़ सकता था। एक ही बात कही उसने, किसी को इस तरह मरने के लिए छोड़ देना उसकी हत्या करना होता है, और तेरे मर्डर के इल्जाम में फांसी पर नहीं झूलना मुझे। जब राजदान की भट्टाचार्य पर एक न चली तो सीधे सीधे दिव्या और देवांश को ही पकड़ा उसने। सब कुछ बताने के बाद कहा, उम्मीद है तुम व्यर्थ की भावुकता में बहकर अपने भविष्य पर कुठाराघात नहीं करोगे। भट्टाचार्य दवाएं लिखता भले ही रहे, उसे दिखाने के लिए भले ही तुम उन्हें खरीदते भी रहो, मगर मैं खाऊंगा नहीं। इस काम में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तभी 30 अगस्त से पहले मर सकूंगा, जो कि बहुत जरूरी है। सुनकर दिव्या और देवांश तो बल्लियों उछलने लगे। नाराजगी का ड्रामा करते हुए उन्होंने राजदान की ये डिमांड मान ली, मगर होनी को तो पता नहीं क्या मंजूर था। दवाएं बंद होने के बावजूद राजदान के प्राण नहीं निकल रहे थे। 30 अगस्त नजदीक आता चला गया। जाहिर है दिव्या और देवांश की बेचैनी बढ़ गई। अब चर्चा इस बात पर होने लगी कि वो 30 अगस्त तक नहीं मरा तो क्या होगा। उधर राजदान अपनी मौत को लेकर उनसे कहीं ज्यादा बेचैन था। जब कोई और रास्ता नहीं मिला तो सुसाइड का फैसला कर लिया उसने। दिव्या और देवांश के नाम एक लेटर लिखा। बहुत ही भावुक लेटर था वो, और वही उसका सुसाइड नोट भी था। अपने कमरे के बाहर बालकनी में फांसी लगाकर मरने का प्लान बनाया था उसने। मरने ही वाला था वो कि उसने दिव्या और देवांश को एक दूसरे की बाहों में देख लिया। उफ, पहले तो उस दृश्य को देखकर राजदान को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई को कब तक झुठला सकता है आदमी। जो सच था वो सच था, और सच केवल इतना ही नहीं था, वो उसकी हत्या का प्लान बना रहे थे। राजदान ने अपने कानों से सुना। दिव्या नामक बोतल के नशे में चूर देवांश ने कहा, अगर 29 की रात तक वो खुद नहीं मरा तो हमें करना पड़ेगा ये काम। हत्या को आत्महत्या साबित करना हमारे लिए जरा भी मुश्किल नहीं होगा। राजदान को तो बस एक ही अफसोस था, उनकी ऐसी बातें सुनकर उसके कानों के पर्दे क्यों नहीं फट गए। क्यों नहीं वो उस नंगे दृश्य को देखने के साथ ही अंधा हो गया। आखिर किन हालात में आदमी का हार्ट फेल होता है। इतना सब कुछ देखने सुनने के बावजूद कैसे कैसे ठीक ठाक धड़क रहा था उसका दिल। क्यों नहीं फट रही थी ये धरती, आसमान आखिर गिर क्यों नहीं रहा था। किसी सवाल का जवाब नहीं था उस पर। जी चाहा कूद कर उनके सामने पहुंच जाए, जाने क्या क्या कहे उन्हें, मगर फिर लगा देवांश अभी यहीं गला दबाकर उसकी जिंदगी समाप्त कर देगा, और वो इतना कमजोर हो चुका है कि देवांश की मजबूत पकड़ के बीच 1 मिनट से ज्यादा छटपटा तक नहीं सकेगा। इसीलिए देवांश और दिव्या को वहां अपनी मौजूदगी का भान नहीं होने दिया उसने। उन्हें नहीं पता लगने दिया वो क्या देख और क्या जान चुका है। उसके बाद 2 दिन तक राजदान का व्यवहार बड़ा अजीब और रहस्यमय रहा। ऐसा जैसे वो किसी प्लान पर काम कर रहा हो। जो अपनी बीमारी के कारण पिछले 4 महीने से किसी से नहीं मिला था, उसने समरपाल को विला पर बुला लिया। उससे मिला, बंद कमरे में जाने क्या क्या बातें की उससे। मारे सस्पेंस की दिव्या का बुरा हाल था। उस वक्त उन बातों को जानने के लिए मरी जा रही थी, जब विला में एक नया करेक्टर आधम का। वकील चंद नाम था उसका। वो नाम से ही नहीं, पेशे से भी वकील था। और बस ये बात दिव्या के दिमाग को भक से उड़ाए हुए थी कि राजदान ने वकील को क्यों बुलाया है, जबकि राजदान का कहना था वकील चंद मेरे बचपन का दोस्त है, मिलने का मन था उससे। दिव्या का दिलो दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि बात बस इतनी सी है।
रात के वक्त उसने देवांश से राजधान की दिन भर की बातों का जिक्र किया, किंतु देवांश ने कहा, बेवजह की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब मत करो। वो जो करेगा हमारे अच्छे के लिए करेगा। हमारे खिलाफ कुछ करना तो दूर, वो तो सोच भी नहीं सकता। परंतु अगले दिन राजदान को बाहर जाने के लिए तैयार देखकर दिव्या हैरान रह गई। उसके बार बार पूछने पर भी राजदान ने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। दिव्या ने साथ चलने के लिए कहा, इसके लिए भी वो तैयार नहीं हुआ और अकेला गया। ड्राइवर के रूप में केवल बंदूक वाला साथ था। करीब 2 घंटे बाद लौटा। दिव्या ने फिर पूछा, कहाँ गए थे? राजदान ने नहीं बताया और उस वक्त तो दिव्या की खोपड़ी बुरी तरह घूम कर रह गई जब उसने इस बारे में बंदूक वाला से बात की। बंदूक वाला ने बताया, मेरे साथ तो ये केवल जुहू बीच तक गए थे। वहां गाड़ी रुकवाई, एक टैक्सी पकड़ी और मुझे वहीं रुककर इंतजार करने के लिए कहा और टैक्सी में बैठकर जाने कहाँ चले गए। करीब 1.5 घंटे बाद दूसरी टैक्सी में लौटे, गाड़ी में बैठे और यहाँ आ गए। बंदूक वाला का ये बयान दिव्या के ही नहीं, देवांश के दिमाग में भी खलबली मचा देने के लिए काफी था। उस वक्त वो राजदान से उसकी रहस्यमय गतिविधियों के बारे में बात करने के बारे में सोच ही रहा था, जब खुद राजदान ने ही उन दोनों को अपने कमरे में बुलवाया। एक लिफाफा दिया, उसमें करीब 50 लाख के शेयर्स थे। राजदान ने कहा, मेरे बैंक के लॉकर में पड़े थे, आज ही दिन में निकाल कर लाया हूं। कल समरपाल ने बताया था कि राम भाई शाह बार बार अपनी रकम मांगकर तुझे परेशान कर रहा है। साइन कर दिए हैं मैंने, कल उसके कर्जे से मुक्त हो जाएगा तू। तब देवांश ने दिव्या की तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे कह रहा हो, देखो मैं न कहता था, ये जो भी कर रहा होगा हमारे फायदे के लिए कर रहा होगा। राजदान ने उन्हें एक रिवॉल्वर भी दिखाया। उसका लाइसेंसी रिवॉल्वर था वो। कहा, ये भी बैंक लॉकर में ही रखा था। उसके बाद राजदान ने जितनी बातें की उनसे एक ही बात समझ आ रही थी, वो ये कि उन्हें 5 करोड़ दिलाने के लिए समय रहते वो आत्महत्या करने वाला है। उसने उन्हें ये आभास भी दिया कि लॉकर से वो इसी इरादे से पूरा करने के लिए रिवॉल्वर को निकाल कर लाया है। वास्तव में राजदान क्या खिचड़ी पका रहा था, इस बारे में तो वो सोच तक नहीं सकते थे। उस खिचड़ी के बारे में उन्हें 29 अगस्त की रात को पता लगा, तब जबकि वो दिव्या के कमरे में रंगरलियां मना रहे थे। राजदान ने उन्हें अपने बेडरूम में बुलाया। कम से कम शुरू में राजदान ने बिल्कुल जाहिर नहीं किया कि उसे उनकी रंगरलियों के बारे में कुछ पता है। उस वक्त वो विस्की पी रहा था। दिव्या और देवांश चौंके, क्योंकि राजदान ने पहले कभी विस्की नहीं पी थी। उसने उनसे भी पीने के लिए कहा। उनके लिए 2 ग्लासों में विस्की डाल भी दी, परंतु उनके द्वारा उसे पीने की नौबत न आ सकी। हुआ यूं कि बात धीरे धीरे आगे बढ़ी और उस वक्त तो उनके पैरों तले से मानो जमीन ही सरक गई, जब पता लगा कि राजदान न केवल उनके बीच स्थापित हो चुके अवैध संबंधों के बारे में जान गया है, बल्कि ये भी जान गया है कि वो उसका कत्ल करने के मंसूबे बनाए बैठे हैं। शुरू में भले ही दिव्या और देवांश को झटका लगा, परंतु थोड़ा संभलते ही वो पूरी नंगाई पर उतर आए। राजदान की हालत देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ये बातें जानकर तो राजदान हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। राजदान को मार डालने की ये तरकीब उन्हें सबसे उत्तम लगी, क्योंकि हार्ट फेल हो जाने के कारण उसकी मौत को कोई भी कत्ल साबित नहीं कर सकता। कत्ल के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए भला इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती थी, और ऐसा ही प्रयास किया उन्होंने। और तब जब वो इतनी नीचता पर उतर आए कि राजदान को मार डालने की मंशा दिल में संजोए उसी के सामने अश्लील हरकतें करने लगे, तो राजदान के धैर्य के सभी बांध टूट गए। रिवॉल्वर निकाल लिया उसने। दिव्या और देवांश ये सोचकर कांप उठे कि अब वो उन्हें गोली मार देगा, मगर नहीं, ऐसा नहीं किया राजदान ने। ऐसा कोई प्लान ही नहीं था उसका। उसका प्लान सुनकर दोनों के छक्के छूट गए। उसने कहा, मैं कल ही रजिस्टर्ड डाक से बीमा कंपनी को एक लेटर पोस्ट कर चुका हूं। उसमें लिखा है, अगर मेरा मर्डर हो जाए या मैं स्वाभाविक मौत मर जाऊं तो पॉलिसी की नॉमिनी अर्थात मेरी पत्नी को 5 करोड़ रुपए दे दिए जाएं। लेकिन अगर मैं किसी वजह से आत्महत्या कर लूं तो ये रकम किसी को न दी जाए। दिव्या और देवांश अभी ठीक से समझ भी नहीं पाए थे कि राजदान क्या चाहता है कि उसने आगे कहा, मैं खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने वाला हूं।
तुम समझ सकते हो, मेरे इस अंत को किसी भी तरह स्वाभाविक मौत साबित नहीं किया जा सकता। मेरी मौत के बाद 5 करोड़ कमाने का तुम्हारे पास केवल एक ही तरीका बचेगा। वो ये है कि मेरी सुसाइड को किसी के द्वारा किया मर्डर साबित करो। ऐसा ही कुछ कहने के बाद राजदान ने सचमुच रिवॉल्वर की साइलेंसर युक्त नाल अपने मुंह में घुसेड़ी और ट्रिगर दबा दिया। उसका सिर 20वीं मंजिल से गिरे तरबूज की तरफ फट गया। चारों तरफ खून ही खून, चेहरा भीभत्स। उस वक्त दिव्या और देवांश अपने स्थानों पर खड़े सूखे पत्तों की तरह कांप रहे थे और मुश्किल से 2 ही मिनट गुजरे थे कि किसी ने बहुत ही धीमे से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। वो कमरे की तरफ से बंद था। इस एहसास ने तो होश ही फाख्ता कर दिए उनके कि वहां कोई और है। और तभी बाथरूम के अंदर से किसी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, राजदान साहब। आवाज पहचानने की उन्होंने बहुत बहुत कोशिश की, मगर नहीं पहचान सके। मारे खौफ के दिव्या के हलक से तो चीख ही निकलने वाली थी। देवांश ने झपट कर उसका मुंह दबोचा, घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया और उसके बाद वो विला के टेरेस पर पहुंचे। जाना दरवाजा खटखटाने वाला इंस्पेक्टर ठकरियाल था। ये पता लगते ही न केवल उनके दिमागों में सैकड़ों सवाल कौंध उठे, बल्कि वो कांप गए। उधर ठकरियाल विला के मुख्य द्वार पर पहुंचा। बाकायदा कॉल बेल बजाने लगा। वो मारे खौफ के दिव्या और देवांश का बुरा हाल था। ये बात उनकी समझ में आकर नहीं दे रही थी कि रात के इस वक्त ठकरियाल वहां कर क्या रहा है। क्यों वो चोरों की तरह बाथरूम में पहुंचा, क्यों धीमी आवाज में राजदान को पुकार रहा था, और अब क्यों धड़ाधड़ कॉल बेल बजाए चला जा रहा है। जिस अवस्था में लाश थी उसे उसी अवस्था में ठकरियाल द्वारा देख लिए जाने का मतलब था ये भेद खुल जाना कि राजदान ने आत्महत्या कर ली है, और इस भेद के खुलने का मतलब था उनका 5 करोड़ से हमेशा के लिए वंचित रह जाना, और ऐसा वो होने नहीं दे सकते थे। सो उधर ठकरियाल बार बार कॉल बेल बजा रहा था, इधर हड़बड़ाए हुए वो घटना स्थल को ऐसा रूप देने में जुटे थे जिससे राजदान का अंत हत्या लगे। उन्होंने लाश के हाथों से रिवॉल्वर गायब किया, लॉकर से जेवर हटाए, राजदान के खून से सने अपने कपड़े चेंज किए, उन सबको दिव्या के कमरे में छुपाया। इतने कम समय में इस सबसे ज्यादा और वो कर भी क्या सकते थे। उस वक्त तक ठकरियाल 7 बार कॉल बेल बजा चुका था और 8वीं बार बजाना चाहता था जब देवांश ने दरवाजा खोला। इसी के साथ शुरू हो गए ठकरियाल के चुभते हुए सवाल। जब पता लगा ठकरियाल को ठीक 1 बजे बाथरूम के रास्ते से आने के लिए खुद राजदान ने कहा था, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ राजदान ने पूरी प्लान बनाने के बाद आत्महत्या की है, क्योंकि उसने ठीक 1 बजने में 2 मिनट पहले खुद को गोली मारी थी। और अब पता लग रहा था ठकरियाल से उसने ठीक 1 बजे आने के लिए कहा था। जाहिर था राजदान ने ये सब उस वक्त उनकी वही हालत करने के लिए किया था जो हुई या हो रही थी। उन्होंने ठकरियाल को वहीं से टालने की, राजदान के बेडरूम में न पहुंचने देने की भरपूर कोशिश की, मगर ठकरियाल को न टलना था और न टला। उनकी सभी कोशिशों को लांघता वो बेडरूम में पहुंच गया। नजर राजदान की लाश पर पड़ी। ठकरियाल का माथा ठनका। दिव्या और देवांश ने ऐसे एक्टिंग शुरू कर दी जैसे अभी अभी राजदान के मर्डर के बारे में पता लगा हो, परंतु ठकरियाल उनके झांसे में आने को तैयार नहीं था। उस वक्त दिव्या और देवांश को अपने सभी इरादों पर पानी फिरता नजर आया जब ठकरियाल ने कहा, ये मर्डर नहीं, आत्महत्या है। ऐसी आत्महत्या जिसे कोई मर्डर साबित करने का ख्वाहिशमंद है। बात अगर यहीं तक सीमित रहती तब भी दिव्या और देवांश शायद खुद को नियंत्रित रख सकते थे, मगर जब ठकरियाल ने एक सोफे के पीछे से कुछ उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और उनके लाख पूछने के बावजूद नहीं बताया कि उसे वहां से क्या मिला है, तो दिव्या और देवांश के सभी हौसले पस्त हो गए। घटना स्थल के बारे में ठकरियाल ने ऐसे ऐसे सवाल उठाए जिनके उनके पास कोई जवाब नहीं थे। अंत में वो उन्हें कमरे में ही रुके रहने का हुक्म सा देकर बाथरूम में चला गया। दरवाजा बाथरूम की तरफ से बंद कर लिया। ये वो ही क्षण थे जब दिव्या और देवांश पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा था वो किसी हालत में ठकरियाल को धोखा नहीं दे सकते। ऐसी कोशिश की तो लंबे नप जाएंगे। यही सब सोचकर उन्होंने सरेंडर करने का फैसला कर लिया। निश्चय कर लिया कि भले ही 5 करोड़ हाथ न लगें,
ठकरियाल को बता देंगे राजदान ने असल में आत्महत्या की है। ऐसा फैसला करने के बाद उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। ऊंची आवाज में कहा, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है इंस्पेक्टर, सारी हकीकत हम खुद ही बताने को तैयार हैं। मगर बाथरूम में कोई हो तो उनकी आवाज सुने भी। इस एहसास ने उनका खून जमा कर रख दिया कि ठकरियाल बाथरूम में नहीं है। दिमाग में अनेक सवाल कौंधे। कहाँ गया ठकरियाल? ऐसा क्यों किया उसने? क्या वो किसी जाल में फंस गए हैं? घबराकर बेडरूम के मुख्य द्वार की तरफ लपके और उस वक्त तो वो ढीले ही पड़ गए जब उस कमरे को भी बाहर से बंद पाया। अर्थात उन्हें घटना स्थल पर राजदान की लाश के साथ बंद कर दिया गया था। मारे खौफ के बुरा हाल हो गया उनका। समझ में आकर नहीं दे रहा था कि ठकरियाल ने ऐसा किया तो किया क्यों? आखिर किस जाल में फंसाना चाहता है वो उन्हें? बौखलाहट में फंसा देवांश उस वक्त बेडरूम का मुख्य द्वार तोड़ डालने पर आमादा था जब अचानक ठकरियाल ने बाहर की तरफ से दरवाजा खोल दिया। मुस्कुरा रहा था वो। भरपूर मजा ले रहा था दिव्या और देवांश की हालत का। पता लगा, बल्कि खुद ठकरियाल ने बताया, इस बीच वो दिव्या के कमरे में हो आया है। वहां उसने रिवॉल्वर और जेवर ही नहीं, राजदान के खून से सने उनके कपड़े भी देख लिए हैं। अगर अब भी दिव्या और देवांश की मंशा वही साबित करने की होती जो वो शुरू में साबित करना चाहते थे, तो यकीनन ठकरियाल के इतना सब जान लेने पर उनके होश फाख्ता हो जाते। मगर क्योंकि वो पहले ही ठकरियाल को राजदान की आत्महत्या के बारे में बताने का फैसला कर चुके थे, इसीलिए ठकरियाल को हकीकत पता लगने पर ज्यादा हलकान नहीं हुए। अब देवांश को अपने और दिव्या के अवैध संबंधों को छुपाए रखकर ठकरियाल को राजदान की आत्महत्या के बारे में बताना था। हालांकि ये काफी कठिन था, फिर भी देवांश ने किया। मगर जब ठकरियाल ने ये सवाल उठाया कि जो राजदान सारे जीवन उनका और केवल उन्हीं का भला चाहता रहा, वो अंत में उनके 5 करोड़ तक पहुंचने के सभी रास्ते बंद करके क्यों मरा, तब उनके पास ठकरियाल को संतुष्ट करने वाला कोई जवाब नहीं था। ठकरियाल को संतुष्ट करने की कोशिश में उस वक्त वो आए बाएं गा रहे थे जब अचानक कमरे में राजदान के ठहाका लगाने की आवाज गूंजने लगी। हालत बैरंग हो गई दोनों की। काटो तो खून नहीं। कभी सोफे पर लुढ़की पड़ी राजदान की लाश को देख रहे थे, कभी बौखलाए हिरन की तरह दाएं बाएं। फिर उन्हें संबोधित करते हुए राजदान की आवाज भी गूंजी और पता लगा वो आवाज उन्हें ठकरियाल सुनवा रहा था। जेब में से एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर निकाला उसने और मेज पर रख दिया। दिव्या और देवांश उसे इस तरह देख रहे थे जैसे अचानक उसके सिर पर सींग नजर आने लगे हों। तब ठकरियाल ने भेद खोला। राजदान ने रात 8 बजे उसे फोन करके कहा था, रात के ठीक 1 बजे तुम्हें लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की के जरिए मेरे बाथरूम में पहुंचना है। वो पहुंचा। बाथरूम में उसे 5 लाख रुपए और राजदान का एक लेटर मिला। उस लेटर को ठकरियाल यहाँ दिव्या और देवांश को भी पढ़ा देता है। उसमें लिखा था, 5 लाख उस काम की फीस है जिसे तुम्हें मेरे लिए करना है। अगर तुम्हारे खटखटाने और मुझे आवाज देने के बाद भी दरवाजा न खुले तो सीधे विला के मुख्य द्वार पर पहुंच जाना। कॉलबेल बजाकर दरवाजा खुलवाना। दिव्या और देवांश भले ही तुम्हें बाहर से ही टालने की चाहे जितनी कोशिश करें, मगर तुम्हें हर हालत में मेरे बेडरूम में पहुंचना है। वहां तुम्हें उस सोफे के पीछे से कुछ मिलेगा जहां मैं विराजमान होऊंगा। पता लगता है ठकरियाल ने जो भी किया राजदान के लेटर के मुताबिक किया। जब दिव्या और देवांश ने पूछा, सोफे के पीछे से तुम्हें क्या मिला था, तो ठकरियाल ने बताया, ये टेप और एक और लेटर। उन्होंने पूछा, उस दूसरे लेटर में क्या लिखा है? जवाब में लेटर ठकरियाल ने उसे पकड़ा दिया। उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा था। ये भी कि दिव्या और देवांश के बीच अवैध संबंध है, ये भी कि वो उसकी हत्या का प्लान बना रहे हैं, और ये भी कि किस तरह दिव्या और देवांश को 5 करोड़ के लालच में फंसाकर आत्महत्या करेगा। इस लेटर के जरिए वो ठकरियाल को 2 काम सौंप गया था। पहला, कदम कदम पर दिव्या और देवांश को आतंकित करना, उन्हें सताना, और दूसरा, उन्हें जेल भेज देना। पहला काम ठकरियाल अब तक कर ही चुका था। पूरी तरह नंगे हो चुके थे वो ठकरियाल के सामने। न बच निकलने का कोई रास्ता बाकी बचा था, न ही बचकर निकल जाने की कोई आरज़ू रह गई थी। केवल एक ही तमन्ना थी। वही कहा दिव्या ने, ठकरियाल,
बेशक तुम राजदान के लेटर में लिखे का पालन करो, हमें जेल भेज दो, मगर हो सके तो एक कृपा हम पर भी कर दो। वो ये कि मेरे और देवांश के संबंधों को किसी को मत बताना। लोग जब मुझ पर थू थू करेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तब ठकरयाल ने पूछा, तुम लोगों का प्लान क्या था? देवांश ने बता दिया कि वो किस तरह राजदान की हत्या के इल्जाम में बबलू को फंसाना चाहते थे। ठकरयाल को वो प्लान जम गया। बोला, 5 में से 2.5 करोड़ मुझे मिले तो इस प्लान पर अब भी अमल हो सकता है। दिव्या और देवांश अवाक मुद्रा में उसकी तरफ देखते रह गए। यहां सामने आया ठकरयाल का असली रूप। दिव्या झूम उठी और देवांश हैरान। उन्होंने पूछा, क्या तुम राजदान के लेटर में लिखे को भूल जाओगे? ठकरयाल का जवाब था, उसके मुझे केवल 5 लाख रुपए मिले हैं। इस रकम में जितना काम हो सकता था उतना उसके लिए कर चुका हूं। अब मेरे सामने 2.5 करोड़ रुपए कमाने का मौका है। इसे कैसे कमा सकता हूं? दिव्या तो मारे खुशी के पागल हो गई। वो ठकरयाल के साथ मिशन पर आगे काम करने के लिए तैयार थी, परंतु देवांश का विचार ऐसा नहीं था। वो बोला, दिव्या, मुझे लगता है ठीक यही होगा कि हम सब कुछ कबूल करके जेल चले जाएं। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अगर हम ठकरयाल के कहने में आए तो बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। दिव्या ने उसकी एक नहीं सुनी, बल्कि बेवकूफ कहा उसे। बोली, बेवजह डर रहे हो तुम। राजदान का जाल ठकरयाल के पलटते ही तार तार हो चुका है। जिसे राजदान मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, जब वही हमारा पार्टनर बन गया तो काहे का डर रहा? देवांश ने समझाने की काफी कोशिश की कि वो बीमे की रकम के लालच में न पड़े, मगर दिव्या नहीं मानी। इसीलिए देवांश को भी उसका साथ देने पर मजबूर होना पड़ा। अब सारी बागडोर ठकरयाल के हाथ में थी। उसने राजदान के लेटर पैड के कागज पर बबलू के नाम एक ऐसा लेटर लिखा जिसे बबलू राजदान का लिखा समझे। इस लेटर को रात के उसी वक्त बबलू के कमरे में फेंक कर आने का काम देवांश को सौंपा गया। दिल में वो सब न करना चाहकर भी देवांश को करना पड़ा। बबलू के फ्लैट की खुली खिड़की तक देवांश रेन वाटर पाइप के जरिए पहुंचा। लेटर उसके कमरे में फेंका। उस वक्त वो पाइप पर वापस उतर रहा था जब बिल्डिंग के टेरेस पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी फोटो खींच ली। देवांश की हालत खराब हो गई। जब इस बारे में विला में जाकर ठकरयाल और दिव्या को बताया तो दिमाग तो उनके भी घूम गए, मगर ठकरयाल अपने आगे बढ़े कदम वापस खींचने को तैयार नहीं था। राजदान के नाम से लिखे लेटर के जरिए उसने बबलू को रात के उसी वक्त बाथरूम के जरिए बेडरूम में बुलाया था। बबलू आया। ठकरयाल ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि बबलू की नजर कमरे में पड़ी राजदान की लाश पर न पड़ सके और वो ठकरयाल को ही राजदान समझे। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा ठकरयाल चाहता था, अर्थात बबलू उसे राजदान ही समझता रहा। उसने बबलू को जेवर दिए, उस रिवॉल्वर पर बबलू की उंगलियों के निशान लिए जिससे राजदान का अंत हुआ था। इतना ही नहीं, कमरे में बबलू के फुट स्टेप्स भी ले लिए उसने। ये कहकर बबलू को वापस उसी रास्ते से निकाल दिया जिससे आया था कि जेवरों को संभाल कर रखना। सुबह लाश के इर्द गिर्द ठकरयाल, दिव्या और देवांश ही नहीं, समरपाल, भागवंती, काका, बंदूक सिंह, भट्टाचार्य और एसएसपी रणवीर राणा भी मौजूद थे। शुरू में राणा को लगा मामला आत्महत्या का है, परंतु जल्दी ही ठकरयाल द्वारा बिछाए गए सबूतों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। राणा को विश्वास होता चला गया राजदान का खून बबलू ने इस तरीके से किया था कि वो आत्महत्या लगे। सभी लोग बबलू के फ्लैट पर पहुंचे। बबलू के पिता सत्यप्रकाश और मां के तो ये सुनकर होश ही उड़ गए कि वो उनके बबलू को राजदान की हत्या और वहां से लूटे गए जेवर के इल्जाम में गिरफ्तार करने आए हैं। मगर उनकी किसी भी हालत से पुलिस की कार्रवाई तो बहरहाल रुकनी नहीं थी। ठकरयाल ने सबूत ही ऐसे बिछाए थे कि बबलू को हत्यारा और लुटेरा साबित होना ही था। उस वक्त उसके माँ बाप की आंखें हैरत से फट पड़ी जब दिव्या के जेवर बबलू के स्कूल बैग से मिले। ठकरयाल की सोचों के मुताबिक उस वक्त बबलू को चीखना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, कहना चाहिए था कि किस तरह राजदान ने उसे लेटर लिखकर रात में बुलाया था, क्या कहकर ये जेवर उसको दिए थे। परंतु उस वक्त मारे आश्चर्य के खुद ठकरयाल की भी हालत देखने लायक हो गई जब बबलू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और उस क्षण तो ठकरयाल को अपना दिमाग भक से
उड़ गया महसूस हुआ जब उसने अपने गुलाबी होठों पर बहुत ही जहरीली और रहस्यमय मुस्कान लिए बबलू ने बहुत आहिस्ता से उसके कान में कहा, इंस्पेक्टर अंकल, मुझे चाचू का हत्यारा सिद्ध करके आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। राजदान की लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई जा चुकी थी। बबलू उसके हत्यारे के रूप में गिरफ्तार हो चुका था। जाहिर है दिव्या और देवांश बहुत खुश थे। तभी डाक से उन्हें एक रजिस्टर्ड लेटर मिला। लेटर 28 अगस्त को राजदान ने पोस्ट किया था। उसमें लिखा था, मुझे पूरा विश्वास है 5 करोड़ के लालच में फंसे तुम बबलू को मेरा हत्यारा साबित करने की कोशिश जरूर करोगे। अगर तुमने ऐसा किया है तो समझ लो मेरे जाल में पूरी तरह तुम जकड़े जा चुके हो। इधर दिव्या और देवांश की हालत बैरंग थी। उधर हवालात में ठकरियाल के होश फाख्ता थे, क्योंकि रणवीर राणा के सवालों के जवाब में बहुत ही आसानी से बबलू ने न केवल राजदान का कत्ल करना कबूल कर लिया था, बल्कि विस्तार पूर्वक ये भी बताता चला गया कि ये काम उसने क्यों और कैसे किया। स्टोरी सुनाते वक्त उसने बीच बीच में कई बार ठकरियाल की तरफ मुस्कान उछाली थी। ठकरियाल का जी चाह रहा था उस नन्हे शैतान को कच्चा चबा जाए, मगर राणा की मौजूदगी के कारण वो ऐसा नहीं कर सकता था। बड़ी ही अजीब स्थिति थी। बबलू को राजदान का हत्यारा साबित करने के लिए खुद उसी ने पूरा जाल बिछाया था। इसीलिए क्योंकि ऐसा होने पर ही बीमे की रकम उन्हें मिलनी थी, और वही सब हो भी रहा था। मगर ठकरियाल खुश होने की जगह हलकान था। कारण एक ही था, बबलू खुद को बेकसूर क्यों नहीं बता रहा? क्यों वो खुद को राजदान का हत्यारा कह रहा है? भला खुद ही को किसी का हत्यारा सिद्ध करने के पीछे किसी का क्या उद्देश्य हो सकता है? लाख सिर खपाने के बावजूद ठकरियाल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस वक्त तो उसका दिमाग ही फ्यूज हो गया जब बबलू ने कहा कि चाचू के खून से सने कपड़े इस वक्त भी मेरे बेड के नीचे पड़े हैं। ठकरियाल वापस बबलू के घर पहुंचा। सचमुच राजदान के खून से सने बबलू के कपड़े बरामद करते वक्त उसकी बुद्धि भरतनाट्यम कर रही थी। जब उसने विला में जाकर ये सब दिव्या और देवांश को बताया तो उनकी बुद्धियां भी डिस्को कर उठी। कुछ वैसी ही हालत उस वक्त ठकरियाल की भी हुई जब उन्होंने राजदान का लेटर पढ़ा। तीनों हवालात में पहुंचे, वहां जहां शैतान टॉर्चर चेयर पर बंधा बैठा था। उस वक्त रणवीर राणा वहां नहीं था। ठकरियाल ने टॉर्चर रूम अंदर से बंद कर लिया। इरादा था जमकर बबलू को टॉर्चर करने का और उससे ये पूछने का कि वो बेकसूर होने के बावजूद खुद को राजदान का हत्यारा साबित करने के लिए क्यों मरा जा रहा है। परंतु उस वक्त एक बार फिर उन्हें मात खानी पड़ी जब टॉर्चर का मौका आने से पहले ही उसने कहा, मैं वही कर रहा हूं और कह रहा हूं जैसा चाचू ने मुझे समझाया था। वो ऐसा क्यों चाहते हैं ये उन्होंने मुझे नहीं बताया। उस वक्त एक बार फिर उनकी खोपड़ियां गुरुत्वाकर्षण विहीन पिंडों की तरह अंतरिक्ष में कलाबाजियां खाने लगी जब बबलू ने कहा, चाचू जिंदा हैं। उसके कह देने भर से उनके द्वारा इस बात पर विश्वास कर लेने का सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि राजदान ने दिव्या और देवांश की आंखों के सामने खुद को गोली मारी थी। परंतु बबलू द्वारा बताई गई डिटेल ने ठकरियाल के दिमाग में पुनः सभी कलपुर्जों को बुरी तरह झकझोर डाला, जिन्हें वो बहुत ही मजबूत समझता था। बबलू ने बताया, जिस शख्स ने दिव्या और देवांश की आंखों के सामने खुद को गोली मारी है वो एड्स का मरीज था, बेहद निर्धन, 3 जवान किंतु कुंवारी बेटियों का पिता। राजदान द्वारा 10 लाख दिए जाने पर वो खुशी खुशी उसका फेस मास्क लगाकर मरने के लिए तैयार हो गया। बबलू ने यह भी कहा, बल्कि साबित कर दिया, कि देवांश जिस वक्त रेन वाटर पाइप पर लटका हुआ था उस वक्त टेरेस से उसका फोटो खींचने वाला राजदान था। बकौल दिव्या और देवांश, राजदान 1 बजने से 2 मिनट पहले मर चुका था, जबकि बबलू ने साबित कर दिया रात के 2:55 पर राजदान ने अपने मोबाइल से उसके मोबाइल पर बात की है। अपने पास मौजूद मोबाइल बरामद भी करा दिया उसने। ये सब बबलू बगैर टॉर्चर हुए बताता चला गया था। बावजूद इसके ऐसे ढेर सारे सवाल थे जिनके जवाब दिव्या, देवांश और ठकरियाल चाहते थे, जबकि बबलू का कहना था इन सवालों के जवाब वो बगैर टॉर्चर हुए नहीं देगा। इधर उसने टॉर्चर करने की तैयारी शुरू की
उधर बबलू जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। बोला, हाँ, चाचू को मालूम था तुम मुझे टॉर्चर करने की कोशिश जरूर करोगे, मगर तुम ऐसा न कर सको, इसका इंतजाम वो पहले ही कर चुके हैं। इससे पहले कि ठकरियाल उसकी इस बात का मतलब समझ पाता, थाने पर वकील चंद जैन आ टपका। दिव्या को मालूम था वो राजदान का बचपन का दोस्त भी था और वकील भी था। पता लगा बबलू ने मानवाधिकार आयोग में पहले से ही एप्लीकेशन लगा रखी थी और आयोग ने वकील चंद को इस ड्यूटी पर नियुक्त किया था कि थाने में बबलू के साथ कोई ज्यादती न हो पाए। ठकरियाल ने अपना सिर धुन लिया। अपने बाल नोचने की सी नौबत आ गई थी उसके सामने। राजदान की पेशबंदी ने उसके दिलो दिमाग को बांध कर रख दिया। सचमुच वकील चंद की मौजूदगी के कारण वो बबलू को हाथ तक नहीं लगा सकता था। इसी बारे में बात करता वो गाड़ी में दिव्या और देवांश के साथ विला की तरफ चला रहा था कि उनके पास मौजूद बबलू से बरामद मोबाइल की बेल बज उठी। उस वक्त तो उनकी रूह ही कांप गई जब दूसरी तरफ से राजदान को बोलते पाया। ठहाके पर ठहाके लगाता राजदान उनकी इस अवस्था के मजे लूट रहा था। उसके बाद राजदान बबलू के घर नजर आया। तब जब बबलू की फ्रेंड स्वीटी बबलू के माँ बाप को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें बबलू के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि चाचू जिंदा है और बबलू जो कुछ भी कर रहा है चाचू के कहने पर ही कर रहा है। उसकी बातें उस वक्त बबलू के सीधे साधे माँ बाप की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसीलिए राजदान को खुद सामने आना पड़ा। बबलू के माँ बाप हैरान रह गए, साथ ही राहत की सांस ली उन्होंने, क्योंकि जिसके कत्ल के इल्जाम में उनका बबलू गिरफ्तार था वो उनके सामने जीता जागता खड़ा था। जब उन्होंने पूछा, ये क्या चक्कर है, आपने बबलू को अपनी हत्या के इल्जाम में क्यों फंसाया, तब राजदान ने बताया, अगर समय रहते मुझे मेरे कत्ल के ख्वाहिशमंदों की साजिश का पता न चल पाता तो आज वास्तव में बबलू मेरी हत्या के इल्जाम में फंसा होता और सचमुच उसे बचाने वाला कोई न होता, क्योंकि उनका प्लान ही मेरी हत्या करके बबलू को फंसाना था। मगर अब वर्तमान हालात में दुनिया की कोई ताकत बबलू का बाल तक बांका नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी हिफाजत के लिए वो खुद इस दुनिया में मौजूद है। राजदान ने उन्हें यह भी बताया कि बबलू आज ही रात को पुलिस के चंगुल से निकल आएगा। ठकरियाल अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ ही था कि कमरे में राजदान की आवाज गूंज उठी। वो आवाज वहां पहले से मौजूद एक टेप रिकॉर्डर से निकल रही थी। आवाज ने बताया, तुम्हारी मेज की दराज में एक लेटर है, उसे पढ़ो। ठकरियाल बाज की तरह मेज की तरफ झपट पड़ा। उधर रात के वक्त तब जब थाने में ड्यूटी पर मौजूद सभी सिपाही ऊँघ रहे थे, रामोतार नामक हवलदार ने बबलू को फरार करा दिया। जब तक ठकरियाल वहां पहुंचा तब तक बबलू का दूर दूर तक पता नहीं था, मगर ठकरियाल ताड़ गया। बबलू को फरार कराने में ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसिये का हाथ है। रामोतार ने खुद को उसके शक के दायरे से बाहर रखने की काफी कोशिश की, परंतु ठकरियाल इतना खुर्राट था कि उसने रामोतार को पकड़ ही लिया। उसने पूछा, क्यों किया तूने ऐसा? रामोतार ने बताया कि इस काम के उसे 2 लाख रुपए मिले हैं। उस वक्त तो ठकरियाल की खोपड़ी कथक ही कर उठी जब रामोतार ने कहा कि 2 लाख उसके घर आकर खुद राजदान ने दिए थे। ठकरियाल चाहकर भी रामोतार का इसलिए कुछ न बिगाड़ सका, क्योंकि रामोतार जानता था ठकरियाल ने राजदान से 25 लाख लेकर विचित्रा और शांतिबाई को ठिकाने लगाया था। यदि ठकरियाल उसके खिलाफ कोई एक्शन लेता तो वो भी उसकी शिकायत वहां कर सकता था। उसी रात दिव्या और देवांश को राजदान पहले विला के किचन लॉन में नजर आया, फिर बालकनी में पड़ी उस आराम कुर्सी पर जिस पर वो अक्सर बैठा करता था, और गरज ये कि कभी यहां कभी वहां राजदान को देखकर दिव्या और देवांश की घिग्गी बंद गई। मारे खौफ के उनका बुरा हाल था। भरपूर चेष्टाओं के बावजूद राजदान उनके हाथ नहीं आ रहा था। अंत में उन्होंने उसे बाथरूम की खिड़की से लॉन में कूदते देखा। देवांश ने भी वहां से कूदकर उसका पीछा करने की कोशिश की। वो तो हाथ नहीं आया, मगर लॉन में ठकरियाल जरूर टकरा गया उनसे। पता लगा थाने से बबलू की फरारी के बाद वो सीधा यहीं आया है। दिव्या और देवांश ने उसे वो सुनाया जो उनके साथ गुजरी थी। ठकरियाल ने दिखाया वो लेटर जो उसे अपने कमरे पर पड़ी मेज की दराज से मिला। राजदान की राइटिंग को वो खूब पहचानते थे।
ये लेटर उसके द्वारा 28 अगस्त को लिखा गया था। याद रहे, राजदान की मृत्यु 29 अगस्त की रात हुई थी। हैरत की बात यह थी कि उसकी मौत के बाद जो कुछ भी हुआ, दिव्या, देवांश और ठकरियाल ने जो कुछ भी किया, वो सभी इस लेटर में लिखा था कि तुम इस स्पॉट पर ये करोगे और घटनाएं यूं घटेंगी। इस लेटर को पढ़ने के बाद देवांश इस नतीजे पर पहुंचा कि वो खुद कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है उस साजिश के तहत हो रहा है जिसके ताने बाने राजदान अपनी मौत से पहले ही बुन चुका था। इस स्पॉट तक आते आते देवांश बुरी तरह टूट चुका था। वो चाहता था कि पुलिस के उच्चाधिकारियों के सामने जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले और जेल में जाकर शांति की सांस ले, परंतु ठकरियाल हार मानने वालों में से नहीं था। उसका कहना था, बेशक मरने से पहले राजदान ने ऐसा हैरत अंगेज जाल बुना जिसमें फंसे वो अब तक छटपटा रहे हैं, परंतु जल्दी ही वो इस जाल को काट डालेगा। जाल को काटने के प्रयास में वो सुबह होते ही दिव्या और देवांश के साथ बबलू के फ्लैट पर जा धमका। इरादा था बबलू के माँ बाप को गिरफ्तार करके उस पर दबाव बनाने का, परंतु फ्लैट के दरवाजे पर पड़ा ताला उनका मुंह चिढ़ा रहा था। एक पड़ोसी ने उन्हें एक पैकेट देते हुए कहा कि बबलू के माँ बाप धार्मिक यात्रा पर बद्रीनाथ गए हैं, मुझसे कह गए हैं कि आप लोग यहाँ आएंगे तो ये पैकेट आपको दे दूं। वो ये देखकर दंग रह गए कि पैकेट सील्ड था और सील पर 28 अगस्त की तारीख थी और थे राजदान के ही हस्ताक्षर। हैरान परेशान वो वापस विला पहुंचे। पैकेट खोला, एक कैसेट बरामद हुई। कैसेट को उन्होंने टेप रिकॉर्डर में लगाया। टेप से निकलने वाली आवाज राजदान की आवाज जैसे उनके कानों पर पड़ती गई। चेहरे पीले पड़ते चले गए। राजदान कह रहा था, बबलू के फरार होने के बाद तुम उस पर दबाव बनाने के लिए उसके माँ बाप को गिरफ्तार करने के मंसूबे बनाओगे, लेकिन कामयाब नहीं हो सकोगे, क्योंकि ये बात मैं आज, यानी कि अपनी मौत से एक दिन पहले ही जानता हूं। कोई ऐसी चाल चलो ठकरियाल जिसकी कल्पना मैंने अपनी मौत से पहले न कर ली हो। टेप के सदमे से वो अभी तक उबर भी नहीं पाए थे कि एक नए सदमे के रूप में सामने आया अखिलेश, राजदान के बचपन का एक और दोस्त। बहुत ही पतला दुबला, 6.5 फुट लंबा अखिलेश देखने मात्र से कार्टून नजर आता था, मगर वास्तव में वो एक बहुत ही सुलझा हुआ और ब्रिलियंट प्राइवेट डिटेक्टिव था। दिल्ली में उसके नाम की बड़ी धूम थी और उस वक्त तो दिव्या, देवांश और ठकरियाल के होश ही फाख्ता हो गए जब अखिलेश ने उन्हें अपनी जेब से राजदान का लेटर निकालकर दिखाया। वो भी 28 अगस्त का ही था। लिखा था, अखिलेश, ये लेटर तुझे 30 अगस्त को मिलेगा, जबकि कुछ लोगों द्वारा मुझे 29 अगस्त की रात को ही कत्ल किया जा चुका होगा। तेरा काम होगा मेरे कातिलों को पहचानना, उन्हें पकड़ना और उन्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाना। लेटर को पढ़कर दिव्या, देवांश और ठकरियाल कांप गए। बड़ी ही अजीब बात थी। मकतूल ने खुद मरने से पहले अपने कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए जासूस नियुक्त कर दिया था। उस वक्त अखिलेश के टेढ़े मेढ़े सवाल उनके छक्के छुड़ाए हुए थे। जब राजदान की लाश पोस्टमार्टम के बाद विला पर पहुंची, राजदान के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। जहां उसकी डेड बॉडी को नहलाया जा रहा था, वहां दिव्या और देवांश के अलावा ठकरियाल भी था। भरपूर कोशिश के बावजूद उन्हें लाश के भीभत्स चेहरे से प्लास्टिक का कोई रेशा तक नहीं मिला। वो अंतिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि मरने वाला राजदान ही था। उसके मेकअप में कोई और नहीं, जैसा कि बबलू ने अपने बयान से साबित करने की कोशिश की थी। अब वो समझ गए, बबलू के माँ बाप के सामने आने वाला, रामूतार को 2 लाख देने वाला, दिव्या और देवांश को कभी कहीं और कभी कहीं नजर आने वाला राजदान नहीं, बल्कि उसका क्लोन था। कोई ऐसा शख्स जो खुद को राजदान साबित करके उन्हें डराने और उलझाने की कोशिश कर रहा था। अब उनके सामने लक्ष्य था उस शख्स तक पहुंचना। अंतिम यात्रा के दरमियान ठकरियाल ने महसूस किया कि अखिलेश की नजर बराबर उसी पर है। यहां ठकरियाल के लिए मुसीबत बना रामूतार। वो बार बार ठकरियाल से पूछ रहा था, साहब, ये चक्कर क्या है? अगर हम राजदान की लाश को फूंकने के लिए शमशान की तरफ ले जा रहे हैं, तो मेरे घर आकर 2 लाख रुपए कौन पकड़ा गया मुझे? ठकरियाल कसमसा रहा था, दांत पीस रहा था बार बार। ये चिंता उसके होश फाख्ता किए हुए थी कि बेवकूफ रामूतार के शब्द
अखिलेश के कानों में पड़ गए तो क्या होगा। शमशान में उस वक्त तो ठकरियाल के कदमों तले से मानो जमीन ही सरक गई। जब राजदान की चिता को देवांश द्वारा अग्नि दी जा चुकी थी, उसने देखा कि अखिलेश रणवीर राणा के साथ न केवल घुट घुट कर बातें कर रहा था, बल्कि उन्हें राजदान का लेटर भी दिखा रहा था। ठकरियाल लपक कर उनके नजदीक पहुंचा। पता लगा रणवीर राणा अखिलेश को न केवल पहले से जानते थे, बल्कि उसके दिमाग का लोहा भी मानते थे। अखिलेश के नाम राजदान द्वारा मृत्यु पूर्व लिखे गए लेटर को पढ़कर रणवीर राणा भी हैरान थे। जब उन्होंने ठकरियाल से कहा, इंस्पेक्टर, कितने आश्चर्य की बात है, राजदान ने मरने से पहले ही मिस्टर अखिलेश को अपने कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त कर दिया था। तब ठकरियाल ने कहा, सर, इनके करने के लिए तो अब कुछ रह ही नहीं गया। केस तो खुल चुका है, कातिल तो बबलू है, अपना गुनाह आपके सामने खुद कबूल कर चुका है वो। तब अखिलेश ने दावा किया, बबलू कातिल नहीं, बल्कि कातिलों के षड्यंत्र का शिकार है। वो साबित कर देता है कातिलों द्वारा घटना स्थल से 2 गिलास गायब कर दिए गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल उठाता है। क्यों? उधर चिता में जल रहे राजदान की हड्डियां चटकती हैं, इधर ठकरियाल को लगता है उसके दिमाग की नसें चटक रही हैं। अपनी सारी पेशबंदी जर्रा जर्रा होकर बिखरती नजर आ रही थी उसे। और बस, कातिल हो तो ऐसा, और शाकाहारी खंजर में आपने ये कहानी यहीं तक पढ़ी थी। अब इस कहानी के सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए शुरू होता है इसका तीसरा और अंतिम भाग, मदारी, जिसे आप सुनेंगे अगले भाग में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और भी कहानियां सुनने के लिए।